हम सब ने हनुमान को एक खास रूप में जाना है। राम भक्त, ब्रह्मचारी, सेवा और समर्पण की मूर्ति, विनम्र शक्ति का प्रतीक। जब हम हनुमान कहते हैं तो हमारे मन में एक स्पष्ट छवि उभरती है, ऐसे भक्त की छवि जिसकी शक्ति का उद्देश्य स्वयं की महिमा नहीं बल्कि राम काज है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं दुनिया के कुछ हिस्सों में वही हनुमान कभी कभी रोमांटिक कथाओं में भी दिखाई देते हैं, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आश्चर्य, शायद असहमति। लेकिन यहां एक बात समझनी जरूरी है। आज का प्रश्न यह नहीं कि कौन सा रूप सही है और कौन सा गलत। आज का प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? जय श्री राम, 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 जय श्री भारत में जिस हनुमान को हम परम भक्त के रूप में जानते हैं, थाईलैंड की रामाकीन में वही हनुमान कभी कभी अधिक चंचल, अधिक नाटकीय और अधिक जीवंत दिखाई देते हैं। तो क्या हनुमान बदल गए या बदली उनकी प्रस्तुति? और शायद इससे भी बड़ा प्रश्न, जब महाकाव्य एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक यात्रा करते हैं तो क्या उनके पात्र भी नया रूप ले लेते हैं? यही इस पूरे विचार की यात्रा है। अगर आपको ऐसी चर्चाएं पसंद है जहां हम परंपरा को भावनाओं के शोर से नहीं बल्कि समझ और शोध के साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम केवल कथा नहीं सुनते, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कथाएं सभ्यताओं को कैसे आकार देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो आइए सबसे पहले उस अंतर को स्वीकार करें जो सचमुच दिखाई देता है। भारतीय लोकप्रिय और भक्तिमय कल्पना में हनुमान का जो स्वरूप सबसे मजबूत है, उसमें कुछ गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं: भक्ति, ब्रह्मचर्य, सेवा और विनम्र शक्ति। हनुमान की महानता उनके बल में नहीं है, उनकी महानता उनके समर्पण में है। राम के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। लेकिन जब हम थाईलैंड की रामाकीन को देखते हैं तो वहां हनुमान का व्यक्तित्व कुछ और रंगों में दिखाई देता है। वहां भी वे वीर है, वहां भी वे राम के प्रति वफादार है, वहां भी वे महान योद्धा है, लेकिन साथ ही वे अधिक चंचल दिखाई देते हैं, अधिक नाटकीय दिखाई देते हैं और कुछ प्रसंगों में उनके साथ रोमांटिक कथाएं भी जुड़ी दिखाई देती हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। ये अंतर भक्ति बनाम अभक्ति का अंतर नहीं है। थाई परंपरा में भी हनुमान राम के प्रति निष्ठावान और वीर नायक है। अंतर केवल इतना है, उनके व्यक्तित्व में कुछ अतिरिक्त परतें जोड़ दी गई हैं। तो अब यहाँ एक नया प्रश्न पैदा होता है, क्या ये केवल थाईलैंड में हुआ या फिर राम कथा स्वयं ही ऐसी परंपरा है जो अलग अलग रूपों में जीती रही है? यही समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हम रामायण को अक्सर एक पुस्तक के रूप में देखते हैं, लेकिन सच ये है कि रामायण केवल ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवित कथा परंपरा है। परंपरागत रूप से इसका श्रेय महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है, जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। लेकिन वाल्मीकि की रामायण के बाद कथा वहीं रुकी नहीं, आगे बढ़ी और वो अलग अलग भाषाओं में दोबारा कही गई, वो अलग अलग कवियों द्वारा लिखी गई, वे लोक कथाओं में घुल गई। मतलब बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए, भारत में भी राम कथा केवल एक रूप में नहीं पाई जाती। यानी ये चर्चा भारत बनाम
थाईलैंड की नहीं, राम कथा स्वयं ही एक बहुरूपी परंपरा है। और जब यह कथा भारत से बाहर गई तो उसने और भी नए रूप लिए। उदाहरण के लिए थाईलैंड में रामाकीन, कंबोडिया में रीमकर, लाओस में फ्रा लाक फ्रा राम, मलेशिया में हिकायत सेरी राम, म्यांमार में यमा जादौ और इंडोनेशिया में अनेक रामायण नाट्य और साहित्यिक परंपराएं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि अलग अलग देशों में अलग अलग हनुमान है। अर्थ यह है हनुमान एक ही है, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं की रोशनी में उनकी छवि अलग दिखाई देती है। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, अगर रामायण इतनी दूर पहुंची तो पहुंची कैसे? कल्पना कीजिए लगभग 2000 साल पहले का समय। समुद्र के रास्ते जहाज चल रहे हैं। उन जहाजों में मसाले हैं, कपड़े हैं, रत्न है, लेकिन उन जहाजों में केवल वस्तुएं नहीं जा रही, उनके साथ जा रही हैं कथाएं, विचार, धार्मिक धारणाएं और सांस्कृतिक कल्पनाएं। प्राचीन काल में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बहुत सक्रिय थे। इन्हीं संपर्कों के माध्यम से भारतीय साहित्य और महाकाव्य वहां पहुंचे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इन समाजों ने इन कथाओं को केवल नकल करके नहीं अपनाया, उन्होंने उन्हें अपनी संस्कृति से भी जोड़कर फिर से जिया। किसी समाज ने इसे राजधर्म का प्रतीक माना, किसी समाज ने इसे नृत्य और नाटक में बदल दिया, किसी समाज ने इसे लोक कथाओं से जोड़ दिया। इसलिए यह बात कहना ज्यादा सही होगी, रामायण वहां पहुंची नहीं, बल्कि धीरे धीरे वहां की सभ्यता का हिस्सा बन गई। लेकिन यहां एक और प्रश्न उठता है, अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो फिर रामाकीन किसने लिखी? थाईलैंड में रामाकीन का इतिहास हमें एक रोचक कहानी बताता है। 18वीं सदी में थाईलैंड की चक्री डायनेस्टी की स्थापना हुई। इस वंश के पहले राजा थे रामावन। उनके समय में रामाकीन के कई पुराने संस्करणों को इकट्ठा करके एक व्यवस्थित रूप दिया गया। दरअसल इससे पहले अयुत्थाया साम्राज्य के पतन के दौरान कई पुराने ग्रंथ नष्ट हो चुके थे, और इसीलिए रामाकीन का यह संकलन केवल साहित्यिक काम नहीं था, यह एक सांस्कृतिक पुनर्निर्माण था। इसके बाद रामा 2 आए, जो स्वयं कवि और नाटककार थे। उन्होंने रामाकीन के कई भागों को विकसित किया और उसे नृत्य नाटक परंपराओं से जोड़ा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, रामाकीन वाल्मीकि रामायण का शब्द तू शब्द अनुवाद नहीं है। यह थाई सभ्यता में उस कथा का पुनर्कथन है, और जब कोई कथा पुनर्कथन बनती है तो उसके पात्रों की प्रस्तुति परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यह परिवर्तन हुआ क्यों? जय श्री राम। जब कोई महान कथा नई भाषा, नई संस्कृति और नए दर्शकों तक पहुंचती है तो वो केवल अनुवाद नहीं रहती, वो पुनर्व्याख्या बन जाती है। मूल कथा बनी रहती है, मूल पात्र बने रहते हैं, लेकिन कुछ गुणों पर अलग अलग समाज अलग अलग जोर देते हैं। यानी कहानी वही रहती है, लेकिन उसकी रोशनी बदल जाती है। इसलिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य समझना चाहिए, ये परिवर्तन अपमान से नहीं, अपनाने से आता है। जब कोई समाज किसी कथा को अपनाता है तो वह उसे अपनी कल्पना और अपनी कला के साथ जोड़ देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि राम कथा केवल पढ़ी नहीं गई, उसे मंच पर भी जिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण केवल साहित्य नहीं रही, वह बन गई नृत्य, मुखौटा नाटक, छाया पुतली नाटक, राज दरबार के प्रदर्शन। थाईलैंड की प्रसिद्ध खोन मास्क डांस ड्रामा इसी रामाकीन पर आधारित है। अब जरा सोचिए, जब कोई कथा पुस्तक में होती है और जब वही कथा मंच पर होती है, तो क्या दोनों में पात्रों का प्रभाव एक जैसा रहेगा? नहीं, मंच को चाहिए ऊर्जा, गति, दृश्य शक्ति, हास्य, नाटकीयता, और इन सब गुणों का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? हनुमान। वे उड़ सकते हैं, वे रूप बदल सकते हैं, वे युद्ध कर सकते हैं, वे चतुर भी हैं और हास्य भी ला सकते हैं। यानी अगर राम कथा को नृत्य और नाटक में बदलना हो तो हनुमान स्वाभाविक रूप से सबसे चमकदार पात्र बनते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ये केवल थाईलैंड में हुआ तो ये कहानी आगे और दिलचस्प हो जाती है। कंबोडिया की रीमकर में भी हनुमान का व्यक्तित्व कुछ अलग रूपों में दिखाई देता है। वहां एक प्रसिद्ध कथा है, हनुमान और स्वर्ण मत्स्य
मत्स्य राजकुमारी सोवान माछा की। इस कथा में हनुमान समुद्र में पुल निर्माण के दौरान एक स्वर्ण मत्स्य राजकुमारी से मिलते हैं। यह प्रसंग भारतीय लोकप्रिय रामायण में नहीं मिलता, लेकिन कंबोडिया के नृत्य परंपरा में यह अत्यंत प्रसिद्ध है। इससे एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है, थाईलैंड अकेला नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया की कई रामायण परंपराओं में हनुमान का चरित्र अधिक नाटकीय और विस्तृत हो गया। लेकिन यही असली प्रश्न अभी भी बाकी है, हनुमान ही क्यों? राम, सीता और लक्ष्मण जैसे पात्र राम कथा के नैतिक केंद्र हैं। उनकी भूमिका अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, लेकिन हनुमान का व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी है। वे एक साथ कई रूपों में दिखाई देते हैं, भक्त, योद्धा, दूत, रणनीतिकार, रूप बदलने वाले और कई बार हास्य का स्रोत। और यही कारण है कि अलग अलग संस्कृतियां उन्हें अलग अलग तरीकों से भी विस्तार दे सकती हैं। एक और कारण भी है, राम राजधर्म का प्रतीक है। उनके चरित्र की स्थिरता पूरी कथा की नैतिक रीढ़ है। लेकिन हनुमान उस तरह की राजधर्मी पात्र नहीं है। वे ऊर्जा के वाहक हैं और ऊर्जा का विस्तार कई रूपों में हो सकता है। इसलिए रंगमंच, नृत्य और लोकाल्पना में हनुमान का चरित्र सबसे अधिक विकसित हो जाता है। और यहां पर हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा अर्थ समझने को। अब इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा अर्थ सामने आता है। कुछ ग्रंथ केवल संरक्षित किए जाते हैं, लेकिन कुछ कथाएं जीती जाती हैं। रामायण ऐसी ही कथा है, वह एक जगह जन्म लेती है, लेकिन अनेक सभ्यताओं में नया जीवन पाती है। हर समाज उसे अपनी भाषा में गाता है, अपनी कला में दिखाता है, अपने मंच पर जीता है, और इसी प्रक्रिया में कथा की आत्मा बनी रहती है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बदलती रहती है। तो अब उठता है अंतिम सवाल, क्या हनुमान बदल गए? शायद नहीं, शायद बदली हमारी नजर। इसलिए अंत में हम यही कह सकते हैं, हनुमान बदले नहीं, उनकी प्रस्तुति बदल दी गई। या शायद इससे भी सरल, पात्र वही रहा, पर उसे देखने वाली सभ्यता की नजर बदलती गई। अगर आपको ऐसी चर्चाएं पसंद है जहां हम परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सच्चे सनातनी है तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम केवल कथा नहीं सुनते, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कथा इस सभ्यताओं को कैसे जोड़ती है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूं तरुण और ये था आज का तत्व, वो भी हनुमान जी के चरित्र के बारे में अलग अलग लोक कथाओं में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें हमें सपोर्ट करने के लिए। और आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली बार तक के लिए जय हनुमान, जय सनातन, नमस्कार।